बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल इफ यू डूइंग वेल। सो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 और हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसको देखते हैं। हमने जब हम बात करते हैं बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की, तो जब भी कोई बॉडी लीनियर मोशन में, ठीक है, एक बॉडी है वो मोशन में है, ठीक है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है ना वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी ना वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो मतलब ये है कि बॉडी जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है। सो अगर कोई बॉडी रोटेशनल फॉर्म में है यानी सर्कुलर फॉर्म में, तो उस वक्त उसके पास जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। कोई भी बॉडी जो कि सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है, उस केस में जो हमारे पास बॉडी के पास जो एनर्जी होती है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास K=1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो I है ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे ड्राइव होगी। सो लेट अस कंसीडर हमारे पास एक बॉडी है जो कि स्फीयर में मूव कर रही है, ठीक है। अब ये स्फीयर में एक अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो मतलब ये है कि इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब एक यहाँ पे जो एक पार्टिकल की हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी देखनी है कि इस पॉइंट पे जो इस पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है। अब इसका मैस जो है ये है m1 है, और जो हमारे पास इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है r1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास हमें पता है 1/2 mv²। अब ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ना ये है बेसिकली लीनियर मोशन के लिए, ठीक है। स्ट्रेट मोशन जो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन होती है उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है। लेकिन हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो हमने जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और जो सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी है इनका रिलेशनशिप पढ़ा था v=r ओमेगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं। तो अब हम v की जगह हम r ओमेगा को पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 mr² ओमेगा²। सो ये हमारे पास एक जो पार्टिकल है m1 उसकी ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो सरफेस है, ठीक है, इसकी एक पार्टिकल तो मौजूद नहीं है, हज़ारों पार्टिकल इसकी जो सरफेस पे मौजूद है। अब क्या करेंगे, हम उन सब हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और ओवरऑल जो पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना वो कैलकुलेट करेंगे। अब देखा जाए यहाँ पे जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, वो सर्कल में मूव कर रहे हैं अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। लेकिन जो हम ओवरऑल इस बॉडी को देखें तो ये रोटेट कर रही है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बॉडी रोटेट कर रही है, अब हमने क्या करना है, हर पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन है उसको कैलकुलेट करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी को, और फिर हम जो है ना इस पूरी बॉडी की ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो पार्टिकल 1 है उसकी जो है m1r1² ओमेगा², जो पार्टिकल 2 है m2r2² ओमेगा²। इसी तरह डिफरेंट मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पे हमने क्या करना है। अब हमने पहले भी बात की है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही हो तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना वो सेम होती है। अब हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो सेम है, एक ही वेलोसिटी से वो सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो ओमेगा है इसको हम कॉमन ले लेंगे और बाकी जो सारी वैल्यू है वो अंदर आ जाएगी ब्रैकेट में। अब हमने जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हमारे पास जो mr² जो होता है ना ये हमारे पास इक्वल होता है I के। I जो है वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। तो काइनेटिक जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ओवरऑल पूरी बॉडी की वो क्या बन जाएगी 1/2 I ओमेगा²। सो ये हमारे पास वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, और एक बॉडी के लिए जो कि सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही है। अब हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क एंड हुप। हमने एक डिस्क और हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये डिस्क और हुप होती क्या चीज़ है। अब डिस्क जो है ना ये हमारे पास डिस्क बनी हुई है। अब ये हमारे पास एक जैसे लकड़ी की एक प्लेट होती है, ठीक है, वो कवर्ड होती है, मतलब अंदर से भी फिल होती है और बाहर से भी फिल होती है, पूरी एक प्लेट की तरह। तो ये हमारे पास डिस्क होती है। लेकिन जो हुप होती है ना ये हमारे पास एक रिंग टाइप होती है। इसका जो टोटल मैस है ना वो इसकी सरफेस पे ही होता है, ठीक है। जैसे बिल्कुल एक टायर होता है ना, दरमियान से खाली होता है और जो सारा मैस है उसकी सरफेस पर होता है। तो हुप कुछ इस तरह की होती है। अब हम बात करते हैं इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। देखा जाए तो जब बॉडी, अब हमने क्या करना है, एक इंक्लाइंड प्लेन लेना है, ठीक है। ये हमारे पास जो प्लेन है ना ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, जिससे वो जो बॉडी है ना वो रोटेट करती हुई नीचे आएगी। अब इस पोजीशन पे जब बॉडी है ना, डिस्क है या फिर हुप है, तो इस पोजीशन पे उसके पास क्या मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है।
इस पोजीशन पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मोशन में आती है ना, अब चाहे वो डिस्क है चाहे वो हूप है, जैसे ही वो नीचे मूव करेंगी, ये क्या करेंगी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वो भी दो तरह की है, क्योंकि ये जो डिस्क और हुप है ना, ये सर्कुलर फॉर्म में रोटेट भी कर रही है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट भी करेंगी, ठीक है। ये ऐसे ऐसे रोटेट भी करेंगी और आगे भी जाएंगी, ठीक है। अब ये आगे मूव फॉरवर्ड भी कर रही हैं और अपने एक एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट भी कर रही हैं दोनों। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में भी और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में भी, क्योंकि वो नीचे भी जो सीधा मूव कर रही है वो हम उसको कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, और जो हमारे पास वो रोटेट कर रही है उसको हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो हम कहेंगे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इक्वल है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे जैसे वो नीचे मूव करेंगी तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। अब हम इसकी वन बाय वन इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले अगर हम डिस्क की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। दोनों के लिए ये इक्वेशन सेम ही होगी, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल एनर्जी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही थी। अब हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, हम सबसे पहले तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर सिंपली। लेकिन जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो आई है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क के लिए उसकी वैल्यू होती है 1/2 mr स्क्वायर, और ये बुक में दी हुई है, ठीक है। तो इसकी ये फिक्स है, मतलब ये जो डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो 1/2 mr स्क्वायर ही होगा। तो अब क्या करेंगे, ये 1 आई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसको कल फर्दर सॉल्व करें तो 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हमने एक रिलेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। और v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं v स्क्वायर, तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी 1/4 mv स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है, इसको पुट कर देना है ऊपर, जो वाली इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। रोटेशनल में हमने क्या लिख दिया 1/4 mv स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है उसमें 1/2 mv स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को सोल्व कर लेना है, और जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास इक्वल होती है mgh की, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा mgh इज इक्वल टू 3/4 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो m है इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमने यहाँ से इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 gh। सो फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी v स्क्वायर हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4gh/3 अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गई है वेलोसिटी फॉर डिस्क, ठीक है। ये स्पीड है डिस्क की, यानी जो डिस्क मूव कर रही है इंक्लाइंड प्लेन से, तो उसकी जो स्पीड है वो हम इस फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर हूप, ठीक है। अब हूप के लिए हमने कैलकुलेट करनी है तो वही फार्मूला काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। लेकिन अब हमारे पास जो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे ना, वो हमारे पास क्या होगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, सेम फार्मूला। लेकिन इसमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना हूप के लिए वो है mr स्क्वायर। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि डिस्क के लिए हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 mr स्क्वायर, और हूप के लिए 1/2 नहीं होता। मतलब ये है कि इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कंप्लीट होता है, इसका हाफ होता है, डिस्क के लिए हाफ होता है, और जो हूप के लिए वो हमारे पास कंप्लीट होता है, mr स्क्वायर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हूप का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्क। सो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इस जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब वही r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर के, ठीक है। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई 1/2 mv स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट कर देंगे।
तो mgh इज इक्वल टू 1/2 mv², ये हमारे पास रोटेशनल है, प्लस 1/2 mv², ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है। ठीक है, इन दोनों को एडअप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा mv², और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो m भी हमारे पास इससे कैंसिल हो गया है, तो v² इज इक्वल टू gh, और अंडर रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट gh। सो अगर हम देखें कि हमारे पास डिस्क की हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली है और हमने हूप की भी वेलोसिटी फाइंड कर ली है। अब डिस्क की हमारे पास 4/3 GH अंडर रूट आ रही है और इसकी आ रही है अंडर रूट GH। ठीक है, हम कैलकुलेट इसको करें तो आंसर हमारे पास आता है 1.515 अंडर रूट GH, और दूसरी तरफ आता है 1 अंडर रूट GH। यानी हमारे पास जो स्पीड आई है डिस्क के लिए वो 1.15, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हूप, क्योंकि उसकी सिर्फ 1 अंडर रूट GH है। तो हम कह सकते हैं तो हमारे पास जो वी डिस्क है, यानी डिस्क की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन है हूप की वेलोसिटी से। लेकिन अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो डिस्क के लिए 1/2 mr², यानी हाफ, और हूप का है mr², यानी एक जो डिस्क है वो उसका हाफ है। तो हम कह सकते हैं कि जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। मतलब ये कि हम लिख सकते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास आई है वो इन्वर्सली रिलेट करता है वेलोसिटी के साथ। ठीक है, हमारे पास जो डिस्क की जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो था 1/2 mv², हाफ था, और जो हमारे पास हूप का था वो था mr², यानी ज़्यादा था। और तो वेलोसिटी हमारे पास जो डिस्क की आई वो हमारे पास ज़्यादा आई, और हूप की क्या हो गई, कम हो गई। तो इन्वर्सली अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो अब इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।